वेबिनार में बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी बिजनेस। उन्होंने एक तरह से प्राइवेटाइजेशन पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया है। देखिए, अब जो कॉस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो चीजें कही जा रही हैं, फिजूल खर्ची कहीं ना कहीं आज देश के जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो हालात बन रहे हैं, उसमें कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और इसी में मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है और इसको लेकर के ये निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र नहीं देखा जाना चाहिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र के जुड़े प्रतिष्ठान, देश की गोपनीयता, देश की सुरक्षा, कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर उनका वहां होना आवश्यक है, लेकिन अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के नतीजे बेहतर होंगे। आनंद शर्मा ने भी राहुल गांधी से सवाल किए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने नॉर्थ साउथ वोटर को लेकर स्टेटमेंट दिया था, आनंद शर्मा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इस देश के संघीय ढांचे को अपमानित किया है। उत्तर बनाम दक्षिण, कभी उत्तर पूर्व में वो गए, पश्चिमी भारत को लेकर के उन्होंने कई टिप्पणियां कर दी। इस देश में इस तरह की जो सियासत है उसको लोग कतई पसंद नहीं करते हैं। मतदाता जीत और हार से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है। अगर आप चुनाव उत्तर में हार जाते हैं, दक्षिण में जीतते हैं, इसकी वजह से दक्षिण के मतदाता ज्यादा समझदार हैं और उत्तर के मतदाता समझदारी में कहीं ना कहीं दक्षिण के मुकाबले कमतर है। ऐसे बयानों से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? 21वीं सदी का हिंदुस्तान ऐसे बयानों को खारिज करता है और इस बयान के लिए राहुल गांधी को सफाई नहीं, माफी मांगनी चाहिए। मोटेरा का सरदार पटेल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जाहिर की है, कहा है कि पटेल का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब राज्य सरकार का ये निर्णय है और निसंदेह इस देश को एक अविस्मरणीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। गुजरात को यह फक्र हासिल है कि उस धरती से अनेक रत्न आए, उसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उस स्टेडियम का नामकरण हुआ है तो कांग्रेस को इसमें चूभने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जहां तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का सवाल है, महात्मा गांधी का सवाल है, सिवाय नेहरू परिवार के कांग्रेस के लिए भी इन नेताओं की कभी कोई अहमियत नहीं रही है। अब वो झेप मिटाने के लिए ऐसे बयान जरूर दे सकते हैं, लेकिन उनकी हर योजना का नाम या तो नेहरू जी के नाम पर होता था, इंदिरा जी के नाम पर होता था, उसके बाद के दिनों में गांधी परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर। इसलिए उन्हें इस तरह के सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि मुझे हंसी आती है इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वो देश बांट रहा है। उनको हंसी आ सकती है, लेकिन देश को कम से कम राहुल गांधी के बयान पर हास्य परिहास करने से कपिल सिब्बल रोक नहीं सकते हैं। अगर देश की अखंडता को लेकर, देश में उत्तर और दक्षिण को लेकर के इस तरह के विचार अगर राहुल गांधी में है, तो निसंदेह उन्हें हिंदुस्तान की अगुवाई करने का किसी भी राजनीतिक दल के लिए अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा दंगाई बता दिया। ऐसे बयान भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुकूल नहीं है, असंसदीय भी हैं और अमर्यादित भी हैं। ऐसे बयानों से उनकी हताशा और बौखलाहट के सिवाय कुछ भी नहीं परिलक्षित होता है। राकेश सिंह टिकैत ने कहा है कि उनका अगला निशाना पार्लियामेंट होगा 40 लाख ट्रैक्टर के साथ। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि भारत सरकार किसान के इनकम और काम के प्रति जो भी फैसले लेने के लिए तैयार है। किसान संगठनों को अपनी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो पूरे देश की आवाज नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में किसानों का समर्थन उनके आंदोलन को नहीं है। इसलिए देश की संसद और देश की राजधानी को लेकर के जो उनका दृष्टिकोण है, उस पर उन्हें जरूर संयत होना चाहिए और अपने बयानों के जरिए पूरे देश को अनावश्यक परेशानी में डालने के बजाय उन्हें अपने स्टैंड में थोड़े लचीलेपन के साथ
केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके एक तार्किक परिणति पर इस आंदोलन को पहुंचाना चाहिए। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है कि इलेक्शन से पहले वहां कोविड-19 का टीका हर एक बंगाल के लोगों को लग जाए। भारत सरकार ने कहा है कि 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा के लोगों को टीका लगेगा। तो कई चरणों में बिहार में भी हो रहे हैं और इसीलिए ये एक रणनीति है कि जिनको ज्यादा टीके की जरूरत है पहले उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण का लाभ दिया जाए। तो मुझे लगता है सैद्धांतिक तौर पर ममता जी भी गलत नहीं है, सबको लगना चाहिए। केंद्र सरकार ने उसको कई चरणों में पूरा करने की बात की है, तो वो एक व्यवहारिक समाधान है। उत्तर प्रदेश असेंबली में लव जिहाद या अनलॉफुल शादी वगैरह जो पहले बिल था वो कानून बन गया है, पास हो गया है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अगर कोई कानून बनाया है तो तथ्यों का अवलोकन करने के बाद ही बनाया होगा। व्यापक विचार विमर्श के पश्चात एक जो प्रस्ताव को कानून का शक्ल पहनाने की बात है, तो मुझे लगता है तमाम तथ्यों पर उन्होंने विचार किया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब वहां से ये बच जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा ने पास कर दिया है, जो बिल था पहले कि गलत ढंग से शादी, उस सबको वो कानून बन गया है लव जिहाद वगैरह को लेकर। देखिए, जबरन अगर किसी भी शादी के लिए किसी पर दबाव बनाया जाता है तो निसंदेह वो पहले से भी गैर कानूनी था। और उत्तर प्रदेश ने जो भी इस विधानसभा ने जिस प्रस्ताव को पास किया है उसके मसौदे का अध्ययन किए जाने के पूर्व अभी कोई भी प्रतिक्रिया दिया जाना उचित नहीं होगा। सीतामढ़ी में जो हुआ, क्या कहेंगे उस पर? पुलिस जाती है, शराब माफिया को पकड़ने, उसकी हत्या हो जाती है। देखिए, निसंदेह ये चिंता पैदा करने वाली बात है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। राज्य सरकार शराबबंदी को एक कालजयी युगांतरकारी कानून मानती है। लोगों की जिंदगी बदली है। आज राज्य की आधी आबादी के चेहरे पर जो आत्मसंतोष और जो उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने को मिल रहा है, निसंदेह उसको बनाए रखना नीतीश कुमार जी का संकल्प है। और इस दिशा में अगर कहीं भी कोई चूक होगी तो कठोरतम कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।